सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और आज जैसा कि हमारी जो वीडियो है काफ़ी गैप के बाद आई है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम लोग आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा पाए। लेकिन अब आगे से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लगातार आपके लिए इतिहास से जुड़ा हुआ जो अध्ययन सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल है, वो आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में लेकर आते रहें। और जैसे कि हम सभी वीडियोस की शुरुआत करते हैं अपने प्रेरक शब्दों से, तो आज के हमारे जो प्रेरक शब्द हैं वो हैं कि अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। यानी अगर हम अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे तभी हम वास्तविक रूप से हारेंगे। यदि हम खुद से नहीं हार कर, यानी खुद को हारा हुआ ना मानकर निरंतर अपनी जीत के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सफलता हमारे कदम चूमेगी और हम अवश्य ही सफल होंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना चाहिए और खुद से हमें कभी भी नहीं हारना चाहिए। हमें जीत के लिए क्या करना है? निरंतर प्रयास करना है। अभी तक हम अपनी पहली वीडियोस में प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उनमें से जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद हमने देखा मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ। 16 महाजनपदों में से एक जो महाजनपद था या एक जो राज्य था वो एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आया, जिसका नाम था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के जो मुख्य मुख्य वंश थे या मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश हैं, आज हम उन्हीं के विषय में जानने वाले हैं। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंशों में सबसे पहले जिस वंश का नाम आता है वो है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के विषय में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन जो भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो भी जानकारी हमें मिलती है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाभारत और पुराणों की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी और महाभारत में बृहद्रथ का बेटा जरासंध का उल्लेख है। यह वही जरासंध है जिसका भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था और भीम ने इसे यानी जरासंध को मारा था। इसके बाद जो दूसरा वंश आता है वो है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का जो समय काल रहा है वो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके अगर राजाओं की बात करें या इसके जो शासक थे, उनमें सबसे पहले जो इसके शासक का नाम हमें मिलता है वो है बिंबिसार, जिनका काल था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी और ताकतवर राजा बिंबिसार था। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना 444 ईसा पूर्व में यानी 544 बीसी में की थी। वह बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक राज किया। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु तथा अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इन सब ने अपने अपने पिता की हत्या की, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार एक सच्चा राजनीतिज्ञ था। इसने कौशल और वैशाली के राजघरानों से वैवाहिक संबंध बनाकर रखे थे। कौशल साम्राज्य की जो राजकुमारी थी कौशल देवी, जिसका नाम महाकोशला मिलता है और जो प्रसेनजीत की बहन थी, इससे इनका विवाह हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी थी चेलन्ना, जो वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री थी। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु इसी चेलन्ना के पुत्र थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये कौशल देवी के पुत्र थे। इसके बाद उसने मद्र देश, जो आज का पंजाब है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह करके इन्होंने वैवाहिक संबंध कायम किया और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाया। उस समय की अगर बात करें तो उस समय अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत महासेन। इनको जब पीलिया रोग होता है तब इन्होंने बिंबिसार से रिक्वेस्ट की कि आप अपना राजवैद्य उनको भेज दें। तब बिंबिसार ने
जीवक नामक राजवैद्य को इनके इलाज के लिए भेजा था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका राजवैद्य कौन था, तो इनका राजवैद्य था जीवक, और जीवक को ही बिंबिसार ने अवंती के राजा के इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु राजा बनता है, जो जिसका समय काल है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी हासिल की थी। इन्हें कुणिक नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 32 साल तक शासन किया। इन्हीं के समय राजगृह में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में हुई थी, ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। इनका काशी और वज्जी के साथ 16 साल तक संघर्ष चलता है और इन दोनों को मगध साम्राज्य का अंग फाइनली बना लिया जाता है। ये वही वज्जी है जो 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था। अजातशत्रु की विजय का सबसे बड़ा जो कारण था वो था, एक तो उनके मंत्री थे वत्साकार, और जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों की, जो वज्जी था 8 राज्यों का संघ था और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। इस वत्साकार ने उनमें आपस में फूट डाल दी और फूट डालने के बाद वे कमजोर हो गए और अजातशत्रु ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरा कारण था कि अजातशत्रु के पास 2 यंत्र थे। एक था महाशिलाकंटक, जो पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र था, और दूसरा था रथ मूसल। यह रथ में एक गदा जैसा हथियार होता था, जिससे एक साथ कई सैनिकों को मारा जा सकता था। इनका जो परिप्रेक्ष्य है, जो महाशिलाकंटक है, उसे वर्तमान की जो मिसाइल हैं उस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। इनके बाद फिर जो राजा बने, जो शासक बना, उसका नाम था उदयन, जिसका समय काल था 461 बीसी से 445 बीसी तक। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और इसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। इसके समय की प्रमुख घटना यह थी कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा उदयन। और इसने इसी पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। आधुनिक बिहार की राजधानी पटना यही पाटलिपुत्र है। उदयन जैन मतानुयायी था। इसके बाद शासक हुए अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। इन तीनों ने मिलकर करीब 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक ही था, और यहाँ तक आते आते इनका जो शासन है वो अच्छा नहीं रहा। ये जो शासक थे वो कमजोर पड़ने शुरू हो गए और इसी वजह से जनता में अव्यवस्था फैलने लगी और असंतोष फैलने लगा। और इनके जो अमात्य थे शिशुनाग, उसने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी हर्यंक वंश के बाद जो दूसरा वंश आया वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो शिशुनाग वंश का समय काल है 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग 412 ईसा पूर्व में शासक बना, जो 394 बीसी तक बना रहा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, जो 394 से 366 बीसी तक शासक रहा, जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक के शासनकाल में ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यानी अभी हमने देखा कि अजातशत्रु के टाइम पर कौन सी हुई थी, जो पहली बौद्ध संगीति थी, और जो कालाशोक शासक बने तो दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और उसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। यानी जो इनका अंतिम शासक था नंदीवर्धन, उसकी हत्या करने के बाद ही नंद वंश की स्थापना की गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो डिटेल्स हमने आपको दी है आपके
एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को इससे कई क्वेश्चन कवर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से हम इतिहास की और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।